चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार बिल्कुल जोरों से बोले, जय भारत, जय रेलवे। चलिए, आवाज आ रही है मेरी सबको? तो एक बार जोरों से बोलना है, जय भारत, जय रेलवे, राधे राधे। अब रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका जय जयकार करना जरूरी है। ठीक है, रेलवे का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो उसकी जय जयकार जरूरी है। तो साथियों, आज हमारा भारत के भूगोल का दूसरा क्लास है। इस दूसरे क्लास में हम भारत के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत कहाँ पर है स्थित, वो सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों। तो पिछली क्लास जिसे मैंने सामान्य बात बताया कि भारत में जो कुछ कुछ दार्शनिक रहे, जो अन्य विश्व के हिसाब से दार्शनिक रहे, वो सब को मैंने बताया। जहां से एक क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है, सिंपल, भारत के जनक कौन है, भारत के व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, भारत में जो ब्रह्मांड और जलवायु शब्द दिया वो कौन है, जो जियोग्राफी का शब्द दिया वो कौन है। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। बिल्कुल पिछली क्लास जरूर देखें। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं भारत की शाखा, जो भारत की नहीं, भारत के भूगोल की शाखा बोलो, या सीधा सीधा मैं बोलूं भूगोल की शाखा। तो भूगोल की शाखा मतलब ये कि भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है भौतिक भूगोल, एक क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। ठीक है। और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है मानवीय भूगोल। तो एक शाखा कहलाती है भौतिक भूगोल की, दूसरी शाखा कहलाती है मानव भूगोल की, मानव भूगोल की। मतलब यहां पर अगर कोई वृक्ष है और वृक्ष की अलग अलग शाखाएं निकली हुई है, तो इस भौतिक भूगोल में वृक्ष माना भौतिक भूगोल है और उसकी शाखाएं जो है वो मानवीय भूगोल है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग भू के आकृति, भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम समुद्री विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ये सब भौतिक भूगोल कहलाती है। ठीक है, भौतिक भूगोल कहलाती है। अगर मैं बात करूं मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में हम लोग जानना चाहते हैं किसके बारे में, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, कितनी है दुनिया में, विश्व में कितनी जनसंख्या है, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ की कैसी संस्कृति है, तो संस्कृति देखते हैं। उसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है, मानवों की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, ये सब का अध्ययन जो होता है वो मानवीय भूगोल के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भूगोल के जनक कौन थे, हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट थे। वैसे यहाँ पर भौतिक भूगोल का जनक अगर पूछे, किसने भौतिक भूगोल के बारे में बताया, किसने मानव भूगोल के बारे में बताया, तो भौतिक भूगोल के बारे में अगर पूछे तो याद रखना, भौतिक भूगोल के अगर जनक पूछे तो यहां पर नाम इरेटोस्थनीज का ही आएगा। किसका आएगा, रे, या तो इसको ई से ना करके इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज को भौतिक भूगोल का जनक कहेंगे। ठीक है। और मानव भूगोल का जनक कहलाता है रेट जेल। मानव भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, रेट जेल। तो बात यहां पर ऐसी है कि अगर केवल भूगोल का जनक पूछे तो सबको पता है हिकेटियस। अगर मानव भूगोल को बताने वाले का नाम पूछे तो रेट जेल का नाम याद रखना। भौतिक भूगोल की जानकारी देने वाले का नाम पूछे तो इरेटोस्थनीज याद रखना। अब इरेटोस्थनीज का नाम दो बार आप जान चुके हैं। एक तो भौतिक भूगोल का जनक कहलाएगा इरेटोस्थनीज, दूसरा इसी को हम
जो जियोग्राफी का शब्द दिया है वो कौन है पूछे तो भी इरेटोस्थनीज का ही नाम आएगा। तो इरेटोस्थनीज जो है, याद रखिएगा, जो इरेटोस्थनीज है ये क्या है, व्यवस्थित भूगोल के जनक है। भौतिक भूगोल के भी ढूंढने वाले यही है इरेटोस्थनीज, और जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द दिया वो भी इरेटोस्थनीज ही है। अगर मैं बात करूं मानव भूगोल के, जो इनका मानव भूगोल के बारे में बताया वो कौन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, मानव, और मानव में क्या होता है, ब्लड, और ब्लड कैसा होता है, लाल, तो लाल से याद रखना रेड, जल, तो ब्लड के साथ जल भी होता है मानव शरीर में, तो रेड जल करके याद रखना। मानव भूगोल के कर्ता, जो मानव भूगोल के जो विकास जो जनक कहलाएंगे वो कौन कहलाएंगे, रेड जेल कहलाएंगे। स्पष्ट है, क्लियर है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। तो अगर भौतिक भूगोल एक वृक्ष है तो उसकी शाखाएं क्या है, मानव भूगोल है, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया वो सारे जनकों के बारे में बताया, कौन है किसका पिता, किसने किसकी खोज की, किसने किसको बनाया। जैसे मैंने कल बताया था ग्लोब, ग्लोब का बनाने वाले का नाम क्या था, तो आपने बताया, मैंने भी आप लोगों को जो क्लास में बताया था उसका नाम था मार्टिन बेहम। मैप को बनाने वाले का नाम पूछे, विश्व मैप, विश्व का नक्शा बनाने वाले का नाम मेंडर था। भारत के नक्शे बनाने के वाले नाम एन विले था। भारत के नक्शे को विश्व के मानचित्र में दर्शाने वाले का नाम टॉलमी था। भारत के बात किया मैंने, है ना, भारत के नक्शे को विश्व के नक्शे में दर्शाने वाले का नाम टॉलमी था। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है, मेरी आवाज प्रॉपर है, सबको आवाज आ रही है ठीक से तरीके से। तो आज हम लोग ये सारी जानकारी और लेंगे, साथ ही साथ भारत का नामकरण देखेंगे, भारत का कितना क्षेत्रफल है यह भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भूगोल का अगर मैं विभाजन करूं, भूगोल का अगर मैं विभाजन करूं तो भूगोल जो है, ध्यान से सुनिएगा, भूगोल का विभाजन अगर मैं करूं तो एक भूगोल तो विश्व का है, तो विश्व का भूगोल भी है जिसको हमको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, एक जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल को अभी हम पढ़ रहे हैं। और एक जो है प्रादेशिक भूगोल, जो भारत के अलग अलग राज्य हैं, प्रदेश हैं, उसके बारे में, तो प्रादेशिक भूगोल। तो ये तीनों चीजों के बारे में जितना जानकारी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए उतनी चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, विश्व का भूगोल की बात किया, विश्व का भूगोल की बात किया, इसके बारे से में भी हम पढ़ेंगे। यहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का भूगोल से तो पूछता ही पूछता है, और प्रादेशिक भूगोल इसी भारत के भूगोल के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भारत का भूगोल। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है जहां से एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हम लोग को पहली चीज तो भारत का सामान्य परिचय, जो मैं आप लोगों को बिल्कुल कनेक्ट करूंगा, भारत का सामान्य परिचय देखेंगे अपन। ठीक है, दूसरा भारत का नामकरण, मैंने आप लोगों को आज का टॉपिक नामकरण बताया। तीसरा भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो अगर मैं बात करूं भारत का सामान्य परिचय, तो इस सामान्य परिचय के अंतर्गत ही हम नामकरण को देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल को देखेंगे। इसके अलावा
इसके अलावा हम लोग भारत की सीमाएं देखेंगे। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश देखेंगे, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें आपके कुछ स्थलीय पड़ोसी देश हैं, कुछ जलीय पड़ोसी देश हैं। तो हम लोग इसके अंतर्गत स्थलीय पड़ोसी देश देखेंगे, जलीय पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग भारत में जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत में जो आईएसटी है वो कहाँ कहाँ से जाती है। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, ये सब को पढ़ेंगे। ये सब एक तरीके से आपका सामान्य परिचय है। यहां से आपको बिल्कुल एक दो प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। जो आप सभी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इस जगह से प्रश्न मिलना तय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां से एग्जाम में प्रश्न आपको कंफर्म है मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा ये सारे के सारे सामान्य परिचय के अंतर्गत आएंगे। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सामान्य परिचय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा देखेंगे नामकरण को, फिर थोड़ा क्षेत्रफल को देखेंगे, थोड़ा सा भारत की स्थिति विस्तार कैसा है इसको भी थोड़ा स्टडी करेंगे। भारत की अवस्थिति कैसी है, कहां पर है, कौन से अक्षांश में है, तो उस हिसाब से हम लोग भारत में कहाँ क्या कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कहाँ से देशांतरी रेखाएं गुजरती है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एक तो अक्षांश और देशांतर का पूरा एक टॉपिक ही है जहां से बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, कितने अक्षांश वृत्त हैं, इसे हम एक काल्पनिक रेखा कहते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, उत्तर की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की चौड़ाई लंबाई क्या बढ़ती है, वृत्त बढ़ती है या घटती है। वही देशांतरी रेखाएं कितनी हैं, देशांतरी रेखा किसे कहते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने से घटती है, बीच में सबसे ज्यादा होती है, वो कितनी किलोमीटर होती है। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, स्पष्ट हुआ। तो मैंने आप लोगों को जो बात बताई वो यही है कि ये सब जितनी चीजें हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत आएगा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, सामान्य परिचय। तो ये सब को एक एक करके हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं चीजों को याद भी करवाते जाऊंगा। ठीक है, जो आपके एनटीपीसी रेलवे के हिसाब से आएगा उतने ही को नॉलेज हम लेते हुए चलेंगे, उतने को पूरा डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए भाई, आज का जो टॉपिक है आपका वो है भारत का नामकरण। अब भारत का नामकरण बोल रहा हूं, हमारा देश भारत की बात कर रहा हूं जी। तो हमारे देश भारत को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। चलिए भाई, बिल्कुल गुड आफ्टरनून चांदनी। आज कुछ कारणवश क्लास जो है दूसरे चैनल पर हो रही है, इसलिए कुछ लोगों को लिंक नहीं मिल पाया होगा। ये लिंक बाद में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जिन लोग अभी जुड़े हुए हैं बिल्कुल जुड़े रहेंगे। आज आपकी दूसरी क्लास है, आज आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहां से बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी रेलवे की, वहां पर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो नामकरण किसका, भारत का। तो भारत को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। पहला नाम तो हम लोग भारत को भारत के नाम से ही जानते हैं, भारत को भारत बोलते हैं। दूसरा नाम भारत को हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। कुछ लोग भारत को भारतवर्ष भी कहते हैं। तीसरा नाम भारत का हिंदुस्तान भी है, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। चौथा नाम भारत का
हिंदुस्तान के अलावा भारत का जो चौथा नाम है वो इंडिया भी कहलाता है, इंडिया। पांचवा नाम भारत का जम्बू द्वीप भी कहलाता है, जम्बू द्वीप भी कहलाता है। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न सिंपल सा पूछता है कि भारत नाम कहां से मिला, आर्यों का नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नामकरण देने वाले बंदे कौन थे, इंडिया नाम किसने दिया, जम्बू द्वीप नाम कब लिया जाता था। ठीक है, स्पष्ट है। चांदनी, ये क्लास आज की दूसरी है। हम लोग एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे, मैं फिर से बता दूं कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, इसे मजाक में ना ले। एनटीपीसी भले पूरे इंडिया लेवल पर होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन पढ़ना आपको उतना ही है जितना हम पढ़ा रहे हैं। इतने को भी अगर आप पढ़ लेते हैं आपको मार्क्स मिलेगा। एनटीपीसी की खास बात बस यही है, इसमें आपको समय कम मिलता है और क्वेश्चन ज़्यादा। तो आपको 1.5 घंटे में लगभग 100 प्रश्न सॉल्व करने रहते हैं मैथ रीजनिंग के साथ। तो इसमें केवल स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, बाकी सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। अच्छी बात यह भी है कि सीबीटी 1 में जो पढ़ना है वो सीबीटी 2 में पढ़ना है। जो एक एग्जाम होगा उसका उसका ठीक है, जितने लोग एग्जाम दिलाएंगे वो क्वालिफाइड होने के बाद आप सीबीटी 2 दिलाएंगे, और सीबीटी 2 क्लियर हो गया मतलब आपका आगे का प्रोसेस डॉक्यूमेंट का रहेगा, मेडिकल का रहेगा। बाकी कुछ जगह टाइपिस्ट मंगा है, वह भी आप आज से ही तैयारी टाइपिंग करने की शुरुआत कर दे। ठीक है, ठीक है। तो आज दूसरी क्लास है चांदनी, इसकी तैयारी बिल्कुल करें और इसमें जितना पढ़ाया जाए उतने को बस आप पढ़ते चलो। जनरल अवेयरनेस से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं वो सारी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो भारत का नामकरण याद रखना, जो भारत नाम पड़ा है वो राजा दुष्यंत के पुत्र के वजह से पड़ा है। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? तो राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, और इसी भरत से नाम क्या पड़ गया है? भारत। ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में भी हिमालय से लेके दक्षिण तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। अगर पूछे किस पुराण में इसको कहा गया है तो याद रखिएगा, भारत को विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में उत्तर से लेकर, उत्तर मतलब हिमालय से दक्षिण तक के क्षेत्र को भारत कहा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर दूसरा नाम जो दिख रहा है आर्यवर्त, दूसरा नाम क्या दिख रहा है आपको? आर्यवर्त। तो आर्यवर्त कैसे नाम पड़ा, आर्यों का नाम किसने दिया? तो यहां पर आप सभी को पता है जो आर्य लोग थे, आर्य लोग थे, उन लोग कहां से आए? तो इन लोग ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में इन्होंने बसाया अपने आप को, है ना। कब की बात कर रहा हूं मैं? ऋग वैदिक काल की। और ऋग वैदिक काल के समय में सर्वप्रथम जो सप्त सैंधव लोग थे वो आ करके सप्त सैंधव क्षेत्र में क्या हुए? बसना प्रारंभ किए, और उसी स्थान को आर्य लोग आए, इसलिए उस स्थान को आर्यावर्त कहा गया। स्पष्ट है चांदनी मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जिस वजह से कालांतर में इसका नाम आर्यावर्त पड़ गया। तो यहां पर बात आर्यावर्त की अगर मैं करूं तो आर्यावर्त समय आर्यों की वजह से पड़ा, तो आर्यों की वजह से इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तो यहां पर कहां से आए? ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का बसना प्रारंभ होता है। तो यहां पर आर्यों के कारण, आर्यों के कारण कालांतर में, कालांतर में समय के साथ भारत को आर्यावर्त कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। स्पष्ट है, क्लियर है। अब यहां पर दूसरा शब्द आया हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? हिंदुस्तान नाम किसने दिया, कहां से आया ये हिंदुस्तान नाम? तो हिंदुस्तान नाम की अगर मैं बात करूं तो जो हिंदुस्तान है इसका नाम देने वाले कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, जो पारसी लोग थे, जो ईरानी लोग थे, इनके द्वारा ये नाम दिया गया। पारसी ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया। अब कैसे हिंदुस्तान नाम दे दिए? तो ये ईरानी लोग जो थे, इन लोग जो थे वो सिंधु नदी को जानते थे, सिंधु नदी की जानकारी रखते थे। और ये जो सा है, सा, इस सा को क्या बोलते थे? ये सा को ह कहते थे, सा को ह कहते थे। और सा जो सिंधु नदी थी, उसी सा से उच्चारण में इसका नाम बन गया क्या? हिंदू नदी। हिंदू नदी। और हिंदू और सिंधु के आसपास का स्थान को, सिंधु स्थान को इन लोग हिंदुस्तान कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंदुस्तान। तो यहीं से नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम देने वाले का नाम कौन? पारसी। ये पारसी लोग ही हैं, ये ईरानी लोग ही हैं जो हिंदुस्तान नाम दिए भारत का। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है जो मैं बताया? चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल से लोगों को सबको क्लियर है। ये हो गया हमारा हिंदुस्तान के बारे में जानकारी। अब देखो, यहां पर एक और शब्द मिल रहा है जिसका नाम है इंडिया। अभी इंडिया नामकरण करने वाला कौन है? यहां पर हमने देखा ये हिंदुस्तान नाम दिया ईरानियों ने। अब इंडिया नामकरण किसने दिया? तो इंडिया नामकरण करने वाले का नाम भी पता होना चाहिए जी आपको, है ना? चलो, तो मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं, इंडिया नाम देने वाले कौन थे? तो जो इंडिया है, इंडिया, वो जो नाम दिया वो थे यूनानी। अब यूनानी कौन? यूनानी कौन है? तो यूनानी जो है, ठीक है, इंडोई से बना एक शब्द था। ठीक है, इंडोई, आप याद रखिएगा, जो इंडिया शब्द है वो यूनानी भाषा के इंडोई से बना है। तो इंडिया शब्द किससे बना है? यूनानी भाषा के, यूनानी भाषा के इंडोई से बना है, इंडोई शब्द से बना है। तो यह एक यूनानी शब्द हुआ, मतलब यूनानियों ने इसका नामकरण किया है। ठीक है, अब जो रोमवासी थे, यूनानी मतलब रोमवासी, ये रोमवासी जो थे, ये जो नदी को जानते थे, सिंधु को इंडस रिवर कहते थे। कौन सा रिवर कहते थे? इंडस रिवर। और इसी इंडस रिवर से जो हिंदुस्तान था, वो सा शब्द को छोड़ करके जो ह शब्द है, अगर मैं इसको पूरा इंग्लिश में लिखूं तो ये हिंदुस्तान है, और ये एच को भूल करके इंडस बोलने लगे। तो हिंदुस्तान जो इंडस रिवर था, हिंदुस रिवर था, वो इंडस रिवर कहने लगे। कौन? रोमवासी लोग, है ना? तो ये जो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, जो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बना, वो एच शब्द को छोड़ करके हिंदुस्तान कहने लगे, इंडस रिवर कहने लगे। तो सिंधु को इंदु नदी कहने लगे, सिंधु को इंदु रिवर कहने लगे। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसका नाम क्या बन गया? इंडस रिवर, इंडस नदी कहने लगे। इसी आधार पर, इसी इंडस शब्द से ही निकल के क्या आ गया? इंडिया। तो इसी इंडस शब्द से निकल के आ गया इंडिया। तो इंडिया किसने नाम दिया? इंडिया नाम देने वाले का नाम यूनानी रहा। तो यूनानी जो रोमवासी थे, उन्होंने इंडिया शब्द दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? इंडिया शब्द को दिया। गुड आफ्टरनून हेमिन, गुड आफ्टरनून। क्लियर? तो मैंने जो बात बताया वो स्पष्ट हुआ क्या? तो यहां पर एकदम प्रश्न सीधा सीधा यही पूछेगा, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया। इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने दिया।
अब बात करें जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप कहाँ से नाम हमको देखने को मिलता है? तो जम्बू द्वीप की मैं अगर बात करूं तो जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप का नामकरण देने वाले का नाम याद रखिएगा, ये आपको बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में और वेदों में भारत जो था पहले एशिया का हिस्सा, आज भी एशिया का हिस्सा है, तो जो एशिया था, एशिया, इसी एशिया को बौद्ध जैन और वेदों में जम्बू द्वीप कहा गया है। तो जम्बू द्वीप किसका नाम है? तो जम्बू द्वीप भाई भारत को ही कहा जाता था, एक तरीके से भारत को ही जम्बू द्वीप कहा जाता था। पहले समय में एशिया पूरा जम्बू द्वीप कहलाता था। तो जम्बू द्वीप किसका नाम है? एक तरीके से देखोगे तो भारत का ही नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है, स्पष्ट है। तो यहां से एक प्रश्न बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी उठाता है और सीधा सीधा यही सब सिंपल प्रश्न पूछता है कि इंडिया नाम किसने दिया। दूसरा प्रश्न पूछेगा हिंदुस्तान नाम किसने दिया। बाकी नाम तो खैर अपने आप याद हो जाएगा। आर्यावर्त आर्यों की वजह से पड़ा, भारत नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत की वजह से पड़ा, जम्बू द्वीप जैन धर्म बौद्ध धर्म के अनुसार नाम था। अब इंडिया नाम मैंने बताया, तो जो इंडिया का जो शब्द है इंदु, यहां पर कौन बैठी है? इंदु। और इंदु किसके साथ खेलना पसंद करती है? नानी के साथ। तो नानी से याद रखना यूनानी। तो यूनानियों ने नाम दिया है इंडिया। और हिंदुस्तान में आपको मिलेगी रानियां। तो हिंदुस्तान में क्या मिलेगी? रानी। तो रानियां मिलेगी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कई रानियां मिलती थी, तो रानियों से याद रखना ईरानिया। तो ईरानियों ने नाम दिया हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदू रानी हिंदू ही मिलती है। ठीक है, तो रानियां मिलेगी। और जो इंदु है वो नानी के साथ खेलना पसंद करती है, तो याद रखना इंदु से यूनानी। बताओ स्पष्ट है क्या? तो प्रश्न यहां पर अगर कभी पूछे तो आपसे बनना चाहिए सिंपल। यहां पर यही प्रश्न पूछेगा, आपको तब कंफ्यूज होगा। क्या प्रश्न पूछेगा? कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा हिंदुस्तान नाम किसने दिया। अब मुझे इसका ऑप्शन में बताओ, फटाफट बताओ। पहला ऑप्शन आपके पास है ईरानी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास यूनानी, तीसरा ऑप्शन है राजा भरत की वजह से, चौथा ऑप्शन है जैन धर्म में उल्लेख है। तो बताओ यहां पर किसने नाम दिया भाई? किसने नाम दिया है हिंदुस्तान का? तो ये चीज कब याद आएगी? राधे राधे धनेश्वरी जी, राधे राधे। तो आज की क्लास जो है एक्चुअल में उसी जगह गया है जो एनटीपीसी रेलवे की तैयारी में भिड़े हैं। बाकी ये क्लास बिल्कुल दे दिया जाएगा सबको। ठीक है, जिन लोग नहीं देख पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको सबको दे दिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी क्या है, ये डेमो क्लासेस है। ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो हिंदुस्तान नाम देने वाले का नाम फटाफट बताओ। ईरानी है, यूनानी है, भारत है या जैन धर्म? किसने नाम दिया? बताओ जी, किसने नाम दिया हिंदुस्तान का? ईरानियों ने दिया कि यूनानियों ने दिया? चलिए भाई फटाफट बताओ। कैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है? गुड आफ्टरनून रेनू। ईरानियों ने। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना हिंदुस्तान में ही रानियां मिलती हैं, तो रानियों से याद रखना ईरानी। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान का नाम दिया। अगर पूछता इंडिया नाम किसने दिया, तो इंदु नानी के साथ खेलती है, तो यूनानियों ने इंडिया का नाम दिया। स्पष्ट है? क्लियर है? चलो, तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल यहां से एक एग्जाम में अगर टॉपिक यहां से पूछे तो बिल्कुल मिल सकता है। और यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया किसने दिया, यूनानी ने कि रानियों ने। इसी में गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती आपको अब नहीं करना है। ठीक है, चल अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं भारत का क्षेत्रफल।
भारत का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है भारत का? भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। ये है हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर बैठा है हमारा देश भारत यहाँ पर। अब इस पृथ्वी में कई बड़े बड़े देश हैं, बहुत सारे देश हैं, और उस सभी देशों में भारत का कितना क्षेत्रफल है? अगर मैं बात करूं ये पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे विश्व में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो इन सभियों में अगर काउंट कर दो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। कितना है? 2.4%। मतलब इस पृथ्वी में जितने भी देश हैं उसका 100% अगर पृथ्वी में है तो इस 100% में भारत मात्र 2.4% अपना क्षेत्र रखता है। ठीक है, मतलब अभी आप भारत ही नहीं घूमे होंगे, बहुत सारे लोग आप में से अभी भारत ही नहीं घूमे होंगे। सर ये इंडिया जीएस का क्लास है? हाँ भाई, ये एनटीपीसी रेलवे के लिए जीएस का क्लास चल रहा है। ठीक है, इंडियन जीएस का क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग भारत का भूगोल की क्लास स्टार्ट किए हैं और आज आपका भारत के भूगोल का दूसरा क्लास। ठीक है, दूसरा क्लास है जी। सेकंड पेपर क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चलिए भाई, बहुत सारी बधाइयां रेणु जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। जिसका जिसका क्लियर हो गया है वो बिल्कुल संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 2.4%, 2.4% कुल का है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा? तो यहाँ का फेवरेट प्रश्न रेलवे में क्या फेवरेट प्रश्न यहां पर पूछ देगा कि भारत के कौन से नंबर पर आता है, इसके पहले जो 6 देश है उनको क्रम में जमाइए, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो यहां पर सबसे बड़ा देश, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश इस पृथ्वी पर है वो है रूस। रूस सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश पृथ्वी पर है कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है यूएसए। चौथे नंबर पर आपका आ जाता है चीन। पांचवें नंबर पर आपका नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आ जाता है ब्राजील। छठवें नंबर पर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश भारत। तो ये सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? तो सीक्वेंस में कुछ नहीं, रूस से गया कनाडा, कनाडा से गया अमेरिका, अमेरिका से गया चीन, चीन से गया ब्राजील, ब्राजील से गया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से गया भारत। मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर इधर इधर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश भारत है। तो भारत कौन से नंबर का देश है? भारत सातवां बड़ा देश है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या पूछता है एनटीपीसी रेलवे में? तो एनटीपीसी रेलवे में सीधा सीधा यही पूछेगा कि निम्न देशों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में जमाएं। तो सबसे बड़ा देश मैंने आप लोगों को बताया रूस है। रूस के बाद दूसरा बड़ा देश कनाडा है। कनाडा के बाद तीसरा बड़ा देश यूएसए है। यूएसए के बाद चौथा बड़ा देश चीन है। चीन के बाद पांचवा बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील है, ठीक है। और ब्राजील के बाद जो बड़ा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया।
और ऑस्ट्रेलिया के बाद, इन सभी के बाद हमारा देश आता है भारत। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। कुल इसका क्षेत्रफल, तो 7 अंक याद रखना। 7 अंक कौन कौन सा? 7वां बड़ा देश है, तो बीचों बीच में 7वां बड़ा देश है। 32, 7 के बाद 8, ठीक है। 32, 87, 2, 63, तो 3 3 लास्ट में, 3 के पहले 2, 3 के जस्ट पहले 2, 7 6 7 8। तो यहाँ पर याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 7 लाइन खींच देना है। ये 7 लाइन जिसमें 32 87 में बीचों बीच में इधर का 3 इधर का 3 छोड़ दो तो ये 7 है। 7वां बड़ा देश, 7 बीच में होना चाहिए। इस पार 3, इस पार 3 होना चाहिए। 3 के पहले 2 आता है, तो 2 यहां रख दिया, यहां रखते रखते यहां रख दिया। 7 के पहले 6, 7 के बाद 8। तो 1 2 बार इसको करोगे तो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32 87 2 63। कुछ याद आए ना आए, लेकिन ये 7 लाइन याद जरूर आएगा। 7 लाइन क्यों जरूर याद आएगा जी? ये 7 लाइन क्यों जरूर याद आएगा? क्योंकि 7वां बड़ा देश भारत है और 7 बीच में आएगा। इस तरफ 3, इस तरफ 3, इतना भी अगर याद आ जाए तो 32 87 2 63 आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो भारत का क्षेत्रफल 32 87 2 63 है, 7वां बड़ा देश है। अगर सीक्वेंस में जमाने बोले तो ये बन जाना चाहिए। तो यहां पर रूस क्या है? आपका पहला सबसे बड़ा है। कनाडा, डा से 2 लास्ट में 2 दूसरा बड़ा है। यू से उत्तरी अमेरिका, और ये ऊ जो है वो 3 के समान दिख रहा है, तो तीसरा बड़ा देश। च से चीन, च से 4 चौथा बड़ा जी। ठीक है, तो टॉप 4 का नाम अपने आप याद हो गया। रूस फर्स्ट है, तो फर्स्ट में ही आपका 2 शब्द रस है। रस से याद रखना रूस। कनाडा, डा से दूसरा। यू उत्तरी अमेरिका से ऊ जो है 3 के समान। च से चीन, च से 4। ये 4 नाम अपने आप याद हो जाएगा। ब्राजील 5वां, ऑस्ट्रेलिया 6वां और 7वां हमारा भारत देश है। तो इसको अब सिंपल ऐसे याद रख लो जी, कुछ भी नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। अब ये मेरा भारत देश है, यहां पर 1 2 3 4, ये एरो को याद रखना, 5 6 7। अब इस एरो को बस याद रख लेना। यहां से गया ये 1, यहां से गया 2, ये गया 3, ये 4, यहां गया 5, ये गया 6, ऊपर गया 7। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट रूस दिख रहा है। कनाडा, डा कनाडा दूसरा। ऊ से उत्तरी अमेरिका। च से चीन, और यहां पर है ब्राजील। यहां पर क्या है? ब्राजील के बाद यहां पर आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया। और हमारा भारत जो सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, तो 7वां है भारत। ठीक है, तो भारत जो है 7वां बड़ा देश है हमारे इस पूरे पृथ्वी पर। याद रहेगा क्या? बताओ, इतनी चीज याद रहेगी? तो मैंने आप लोगों को जो बताया भारत 7वां बड़ा देश है। कुल जितने भी देश है उसका 2.4% हिस्सा भारत का है। ये क्रम एग्जाम में पूछे तो बन जाना चाहिए। ये अंक अगर पूछे तो बीच में 7 शब्द याद आ जाना चाहिए। और अगर कुल का कितना प्रतिशत है तो 2.4% है। ये आज आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भारत का नामकरण। और दूसरा हमने देखा भारत का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। ठीक है, आपकी अगली क्लास भी है वो जो आपको यूट्यूब पर अभी मिल जाएगी। तो साइंस की क्लास होने वाली है, उसको भी आप देखें अभी। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। बाकी डेली आपका जो टाइम रहेगा 1 पॉइंट जो चैनल है उस पर डेली 12 से 1 मिलेगा। तो 12 से 1 आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगा।
आज की क्लास में मैं केवल भारत का क्षेत्रफल, भारत का नामकरण बताया। यहां से कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल उठता है एनटीपीसी रेलवे में, ठीक है। तो एनटीपीसी रेलवे की जो तैयारी अभी भी नहीं कर रहे हैं, जो सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, इन सभी में व्यस्त थे और अभी उसका एग्जाम दूर है, तो उससे अगर दूर है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए एनटीपीसी रेलवे। ये आपको एक पोस्ट अगर दिला दे तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो एनटीपीसी रेलवे अपने आप में बहुत ही बढ़िया और ये सुनहरा मौका आपके लिए आया है। तो मैं चाहूंगा इसकी तैयारी जो नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं सोचे हैं, एक बार भिड़ जाइए, क्योंकि इसमें भी यही सब चीजें पढ़नी हैं। वही संविधान, वही इकोनॉमिक्स, वही इतिहास, वही भूगोल। केवल इसमें आपको पर्सनल जो स्टेट का है उस राज्य के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इंडिया जीएस पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, बस, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी करो अपने आप को, एनटीपीसी की तैयारी करो। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और अगले महीने तक लगभग 14-15 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा, 13 अक्टूबर तक, है ना। तो 14 से शुरू हुआ है और 13 अक्टूबर तक फॉर्म देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भरिए और एग्जाम दिलाइए, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम फिर मिलेंगे 12 से 1 इसी समय में, नेक्स्ट क्लास इसके आगे का टॉपिक। तो रेलवे एनटीपीसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा गाड़ी को मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी तक इस बात से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आ चुका है और उसकी तैयारी भी आसान है। वहां तक वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो लाइक जरूर करें।